हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 30 नवंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। मोहसिन फाखरीजादे, जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई, वह किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे? इसका राइट आंसर है ईरान। अब जानते हैं इनकी हत्या क्यों की गई, इनकी हत्या किसने की और क्या थी इसके पीछे की पूरी स्ट्रेटेजी। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, आपको स्क्रीन में जो ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है कासिम सुलेमानी। अब इन कासिम सुलेमानी की भी कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई। ये आपका ईरान के बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे। ईरान का एक आपका आर्मी होता है जिसका नाम होता है रेवोल्यूशनरी गार्ड। ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड होता है वो ईरान के विदेश में जो सीक्रेट मिशन होते हैं उनको क्या करता था, अंजाम देता था, ठीक है ना। और इसी रेवोल्यूशनरी गार्ड के अध्यक्ष कौन थे? कासिम सुलेमानी। इनको आपका कुछ महीने पहले इराक की राजधानी बगदाद और बगदाद एयरपोर्ट पे ही इनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। अब ध्यान रखिएगा, ये जो मोहसिन फाखरीजादे हैं जिनकी तस्वीर आप सामने देख रहे होंगे, इनको भी अभी हाल ही में इन्हीं की राजधानी यानी ईरान की राजधानी तेहरान में मार दिया गया। होता क्या है, तेहरान में ईरान का एक न्यूक्लियर सेंटर है, ठीक है ना। इसी न्यूक्लियर सेंटर से आपका मोहसिन फाखरीजादे जब बाहर निकल रहे थे, ठीक है ना, और अपनी कार में बैठते हैं, तो जैसे ही अपने कार में बैठते हैं तो आपका एक ट्रक में ज़बरदस्त विस्फोट होता है। क्या होता है? बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। और जब ब्लास्ट होता है तो आपका ये अपनी कार को वहीं पर रोके रहे, यानी उस ब्लास्ट से इनकी कार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये अपनी कार को रोकते हैं। और जैसे ये कार को रोकते हैं, 2-3 आपका बाइक सवार लोग आते हैं और इनको ऑन द स्पॉट गाड़ी के अंदर ही क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और जब इनको आपका मारा जाता है तो वहाँ के विदेश मंत्री यानी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो ट्वीट करते हैं कि ये आपका इजरायली आतंकवादियों के द्वारा इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। यानी उनकी भाषा में विदेश मंत्री जो आपका कहाँ के, ईरान के, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, और उसमें वो ट्वीट में लिखते हैं कि ये आपका मोसाद के द्वारा क्या किया गया है, मारा गया है। और ध्यान रखिएगा, जब आपका कासिम सुलेमानी को मारा गया था तो इसी मोसाद पर क्या लगा था, आरोप लगा था। आप सवाल पूछ सकते हैं कि भैया मोसाद क्या है? मोसाद एक्चुअली में इजराइल की क्या है, खुफिया एजेंसी। अब इस पे आरोप क्यों लग रहे हैं? क्योंकि होता क्या है, 2018 में एक सम्मेलन होता है यहीं पर, ठीक है ना। तो आपका जो बेंजामिन नेतन्याहू होते हैं, कहने का मतलब इजराइल में, ठीक है ना, तो आपका इजराइल के जो प्रधानमंत्री होते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो आपका इस व्यक्ति के नाम की ओर इशारा करते हुए ये कहते हैं कि वर्तमान में दुनिया का जो सबसे खतरनाक आदमी है वो आपका कौन है, मोहसिन फाखरीजादे, ठीक है ना। इस वजह से आपका इन पर आरोप लग रहे हैं कि मोसाद के द्वारा ही आपका इनकी क्या की गई है, हत्या की गई है, जो आपका इजराइल की क्या है, खुफिया एजेंसी है। और इससे पहले भी जो मोसाद के कार्य हैं उनकी बहुत आपका चर्चा हुई है। और एक आपका यानी जो इन्होंने मिशन को सक्सेस किया था उसके बारे में बता दूं, रथ ऑफ गॉड कहा जाता है इसको, रथ ऑफ गॉड। ये आपका इन्होंने क्या किया था, एक मिशन को अंजाम दिया था। होता क्या है, म्यूनिक ओलंपिक में इजराइल के एथलीट जा रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें से आपका 11 एथलीटों को फिलिस्तीन का एक संगठन होता है, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इसके द्वारा आपका 11 एथलीटों को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस PLO फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी आपका यानी सदस्य होते हैं, चुन चुन के देश के कोने कोने
कोने से आपका जो है, विश्व के कोने कोने से आपका PLO के जितने भी मेंबर होते हैं उनको मोसाद के द्वारा क्या कर दिया जाता है, समूल नष्ट कर दिया जाता है। तो इतना खतरनाक तरीके से आपका जो मोसाद है वो अपना अभियान चलाते हैं और आज दुनिया आपका इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद का लोहा मानती है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इनको आपका क्यों मारा गया, मोहसिन फाखरीजादे को, इस पॉइंट को डिस्कशन करते हैं और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 111 यानी 111। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अब ये जो प्रोजेक्ट 111 है दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट माना जा रहा है इसको, यानी प्रोजेक्ट 111 को दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट माना जा रहा है। और साथ में आपका ये कहा जा रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो इस प्रोजेक्ट के बाद जो परमाणु बम यानी प्रोजेक्ट 111 से जो परमाणु बम ईरान बनाएगा ये दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु प्रोजेक्ट होंगे। और इसी प्रोजेक्ट 11 के जो हेड थे, जो अध्यक्ष थे, जो इस प्रोजेक्ट 111 को संचालित कर रहे थे, उन्हीं का नाम था मोहसिन आपका फाखरीजादे, जिन्हें अभी मोसाद ने ईरान के तेहरान में क्या कर दिया, मार दिया। क्या अब आपका इसमें USA एंगल भी कहीं ना कहीं क्या है, छुपा हुआ है। और आपका ये कहा जा रहा है कि ये आपका डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग की क्या है, उपज है। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपका इजराइल क्या है, गल्फ कंट्रीज़ में USA का एक आर्मी बेस है। USA में जो भी आपका मिशन अंजाम देने होते हैं, USA को माफ़ करेगा, ईरान में, तो USA किसका आपका जो है सपोर्ट लेता है, इजराइल का, ठीक है ना। और आपका इजराइल इसको क्या करता है, अंजाम देता है। तो जो खाड़ी देश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ पर USA इजराइल के माध्यम से आपका इस तरीके के मिशन को क्या देता है, अंजाम देता है। अब USA आपका जो है इसको क्यों अंजाम दिया, या USA को आपका क्या प्रॉब्लम थी कि आपका यहाँ पर मोहसिन फाखरीजादे को मार दिया गया। अब ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये ईरान परमाणु आपका जो है, जो कार्यक्रम था उसके फादर थे, ठीक है ना, जनक थे। दूसरा प्रोजेक्ट 111 था, बहुत ही आपका जो है ये कहें कि खतरनाक परमाणु प्रोजेक्ट था, ठीक है ना, माना जा रहा था, तो इस वजह से भी इसको मारा गया, ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान रखिए दोस्तों, होता क्या है, आपका ये जो मोहसिन फाखरीजादे थे इनकी तुलना USA के बहुत से न्यूज़पेपर में बहुत बार आपका रॉबर्ट ओपेनहेमर से की जाती है। किससे की जाती है, रॉबर्ट ओपेनहेमर से, ठीक है ना। इसीलिए आपका ये कहा जा रहा है कि USA की बहुत लंबे समय से इस व्यक्ति पर क्या थी, नज़र थी, और USA आपका किसी भी तरीके से क्या करना चाहता था, इसको ख़त्म करना चाहता था। अब समझते हैं ये रॉबर्ट ओपेनहेमर कौन थे। सबसे पहले तो याद रखिए दोस्तों, USA का एक प्रोजेक्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। क्या होता है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था USA का, इसी के आपका वैज्ञानिक थे, हेड थे रॉबर्ट ओपेनहेमर। कौन थे, रॉबर्ट ओपेनहेमर। और आपका इसी के तहत, इसी रॉबर्ट ओपेनहेमर के नेतृत्व में ही दुनिया का जो पहला प्रैक्टिकली परमाणु बम का यूज किया था वो आपका USA ने ही किया था। और वो यूज किया था दोस्तों, आपको ध्यान होगा, हिरोशिमा और नागासाकी में। कहाँ, हिरोशिमा और नागासाकी में USA के द्वारा दुनिया का पहला प्रैक्टिकल परमाणु बम यूज किया जाता है। और वो यूज किया जाता है 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पर, हिरोशिमा में। और उसके ठीक 4 दिन बाद नागासाकी में, यानी 9 अगस्त 1945 को। और ये जो अंजाम दिया गया, इसको पूरा का पूरा जो रेगुलेट किया था वो रॉबर्ट ओपेनहेमर ने किया था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका ये कितने खतरनाक व्यक्ति थे और USA की इन पर आपका नज़र क्यों थी। दूसरा रीज़न और है दोस्तों, आपका USA और ईरान के बीच में, ठीक है ना, एक परमाणु डील होती है, परमाणु समझौता होता है, जिसे हम लोग JCPOA के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। क्या होता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन।
इसी के तहत आपका P5+1 देशों ने इस परमाणु समझौते पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। P5+1 कंट्री से। इस P5 में आपका जो सुरक्षा परिषद के क्या है, परमानेंट मेंबर है, जिसमें मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, USA है, आपका रशिया है, चाइना है, फ्रांस है और आपका ब्रिटेन है, ठीक है ना। और ये एक जो सदस्य था वो था आपका जर्मनी। कौन था? जर्मनी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इन 6 देशों के बीच में प्लस आपका ईरान के बीच में एक परमाणु समझौता होता है, जिस समय आपका 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं बराक ओबामा। जब 2015 में ये डील होती है तो इस डील के तहत आपका इस तरीके से प्रस्ताव बनाया जाता है कि 2025 तक आपका जो ईरान है वो कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, साथ में ही कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा, और दूसरी बात, इसके जितने भी परमाणु केंद्र हैं वो सारे के सारे इसको क्या करने होंगे, नष्ट करने होंगे। और साथ में ही आपका जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये आपका परमाणु जितने भी केंद्र हैं ईरान के, यानी ईरान के परमाणु केंद्रों पर क्या करेगा, निरीक्षण करेगा, उनकी जांच करेगा, उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन इसमें यूएसए ने एक गारंटी दी, यूएसए ने ये गारंटी दी कि आपका ईरान से सभी आर्थिक प्रतिबंध क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। लेकिन होता क्या है, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति बनते हैं। तो जब ये यूएसए के राष्ट्रपति बनते हैं तो ये आपका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये कहते हैं कि भैया आपने बैलिस्टिक मिसाइल पे क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया, आप सिर्फ आपका जो है परमाणु परीक्षण पर ही प्रतिबंध लगा रहे हैं, और 2025 तक ही क्यों, आगे क्यों नहीं। इसको लेकर आपका यानी ये तर्क देकर जो JCPOA होता है, इसको आपका कौन खारिज कर देते हैं, ट्रंप। ठीक है ना। जब ट्रंप खारिज कर देते हैं तो अभी क्या होता है, वो इलेक्शन हार जाते हैं, और जब इलेक्शन हार जाते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बनते हैं, जो बाइडन। और जब जो बाइडन बनते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बराक ओबामा है, बराक ओबामा के पार्टी से कौन है, जो बाइडन है। तो आपका डोनाल्ड ट्रंप को ये डर था कि अब जो बाइडन आ गए हैं तो ईरान के साथ कहीं ना कहीं जो परमाणु डील हुई थी उस पर आपका ये लोग आगे बात कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप होते हैं वो बड़ी चाल चलते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपका भैया इस रिलेशन को इतने गर्त में डाल दूं कि इनके बीच में, यानी यूएसए और ईरान के बीच में आगे कोई परमाणु डील ही ना हो। तो ऐसे में आपका वो जाते जाते जो वहाँ के परमाणु वैज्ञानिक थे, जिनका नाम है आपका मोहसिन फाखरीजादे को ये क्या कर देते हैं, मार देते हैं। कहने का मतलब इस व्यक्ति को मोसाद की सहायता से ईरान में जो आपका ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते थे, उनको आपका मार दिया गया। और अभी ईरान ने कहा है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो आगे क्या क्या कहानी घटती है, अगर इस तरीके का कुछ ईरान के द्वारा बदला लिया जाता है तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आई होप ये सारी की सारी बातें समझ में आई होगी आपको कि मोहसिन फाखरीजादे कौन थे, क्यों इनको मारा गया, क्या है इसका यूएसए का इंटरेस्ट और इजराइल का इंटरेस्ट, आपको सारी बातें समझ में आएगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत चर्चाओं में हाल ही में किस देश में भारतीय कंपनी अडानी की कोयला खनन परियोजना का विरोध हो रहा है, वो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट आपका यूपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा है वहां की डॉलर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि अडानी ग्रुप का यहाँ पर विरोध क्यों हो रहा है। दोस्तों 27 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच होता है, ठीक है ना। भारत की कंडीशन तो यहाँ पे 2-0 से भारत बहुत बुरे तरीके से
हार गया है। चलो मैच की तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो आपका एक व्यक्ति है वो मैच के बीच में ही एक पंपलेट लेके आ जाते हैं जिसमें लिखा होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नो $1 बिलियन अडानी लोन। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि आपका भारतीय स्टेट बैंक से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अडानी को $1 बिलियन का लोन क्या करिए, मत दीजिए। अब आपका यहाँ अडानी का क्या रिलेशन है, ऑस्ट्रेलिया का क्या रिलेशन है, और साथ में आपका SBI का क्या रिलेशन है, इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को। सबसे पहले तो आपका इसको आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप, और ऑस्ट्रेलिया का आपका जो है ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये है आपका नदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया। और मैंने आपको बहुत बार समझाया था कि ऑस्ट्रेलिया के जो 3 दिशाएं हैं उनका नाम दिशाओं के आधार पर ही निर्धारित हुआ है, लेकिन ये जो आपका ईस्टर्न इलाका है, ये जो ऊपरी इलाका कहलाता है, ये क्वींसलैंड कहलाता है, ठीक है ना। ये कहलाता है आपका नॉर्थ साउथ वेल्स, और ये कहलाता है आपका विक्टोरिया, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो आपका क्वींसलैंड है, क्या है, क्वींसलैंड है, ये क्वींसलैंड से लगभग आपका 160 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसे आपका ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ, जिसकी मैंने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, यह एक क्या होता है, कोरल होता है, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और आपका इस सारे पॉइंट को दोस्तों ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब हुआ क्या, अभी हाल ही में यहाँ पर यानी इस कोरल रीफ के प्रदूषित होने का विरोध किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है उसको पूरे तरीके से हम लोग समझते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी आपका ये जो क्वींसलैंड है, ठीक है ना, क्वींसलैंड में आपका जो है एक कोयले की खदान है, ठीक है। क्या है, कोयले की खदान है, जिसका नाम है आपका करमाइल। क्या नाम है आपका, करमाइल है, यानी एक माइन है, उसका नाम है आपका करमाइल। और इस करमाइल खदान का जो टेंडर मिला है या आपका ठेका मिला है कोयला निकालने का, वो आपका अडानी ग्रुप को मिला है। किसको मिला है, अडानी ग्रुप को। देख सकते हैं आप तस्वीर में, ये है मोदी जी के साथ आपका अडानी, ठीक है ना। इन्हीं की कंपनी को आपका क्या मिला हुआ है, यहाँ पर कोयला निकालने का टेंडर मिला हुआ है। कौन सी जगह पर, करमाइकल जगह पर। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी करमाइकल नामक स्थान से आपका क्या निकाला जाएगा, कोयला निकाला जाएगा। और ये जो कोयला का टेंडर मिला है वो आपका 60 ईयर्स तक मिला है। कितने ईयर्स तक, 60 साल तक मिला है, ठीक है ना। और आपका अडानी ग्रुप का ये दावा है कि 10 मिलियन टन कोयला यहाँ से प्रति वर्ष निकाला जाएगा। कितना निकाला जाएगा, 10 मिलियन टन, और ये आपका 60 वर्ष तक निकाला जाएगा। कितने वर्ष तक, 60 ईयर्स तक इस कोयला को आपका निकाला जाएगा। और इसमें आपका ये जो अडानी ग्रुप है वो 3 देशों को क्या करेगा, सेल करेगा। उसमें एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना ने इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। और इस प्रोजेक्ट में लगभग 7 से 8 बिलियन क्या होगा, खर्चा होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब आपका मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ से लगभग 190 किलोमीटर, आई थिंक मैं पहले 160 बता दिया था, सॉरी उसके लिए, 190 किलोमीटर पर ये कोरल रीफ है, जो आपको शायद कोरल सी करके दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, कोरल रीफ है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये यहाँ से 190 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। साथ में आपका यहाँ से क्या होगा, यानी जो क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड पर एक जगह है जिसका नाम क्या है, करमाइकल, यहीं से आपका कोयला निकाला जाएगा। अब आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना भैया, कोयला भी निकाल रहे हैं यहाँ, ग्रेट बैरियर रीफ भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसको समझते हैं। अगर आपका यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अगर अडानी ग्रुप यहाँ से निर्यात करेगा तो ये निर्यात समुद्र के थ्रू करेगा,
किसके थ्रू करेगा? समुद्र के थ्रू। और आपका जो कोरल रीफ है वो आपका यही समुद्र पर स्थित है, ठीक है ना, और यहीं से आपका जो है व्यापार होगा। तो जब यहाँ से व्यापार होगा तो आपका ग्रेट बैरियर रीफ से, तो इससे रीफ को बहुत ज़्यादा क्या होगा? नुकसान पहुँचेगा। और भैया 60 साल तक अगर आप व्यापार करोगे तो ऐसे में आपका जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो तो समूल नष्ट हो जाएगा, यानी आपका इससे जो ग्रेट बैरियर रीफ का पर्यावरण है वो तो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा। और इसी वजह से आपका जो यूएसए के लोग हैं वो आपका इस अडानी ग्रुप का जगह जगह क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये आपका स्टॉप अडानी द गार्डियन की पिक है, और ये स्टॉप अडानी करके जगह जगह ये आपका क्या कर रहे हैं? रेड ड्रेस पहन के आपका आंदोलन कर रहे हैं, क्रांति को लेकर उतर आए हैं कि भैया किसी भी तरीके से क्या करिए, ग्रेट बैरियर रीफ का जो प्रोटेक्शन है, जो पर्यावरण है, उसको बचाने के लिए अडानी ग्रुप के खिलाफ क्या आइए, सड़कों पर आइए। और यहाँ के लोग सड़कों पर भी आ चुके हैं। आपने सुना होगा ग्रेटा थनबर्ग का, ग्रेटा थनबर्ग की क्या कर रही है? इसका विरोध कर रही है। ये इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि आपका अभी हाल ही में आपने ऑस्ट्रेलिया में सुना होगा कि वहाँ पर जंगलों में बहुत भीषण आग लगी थी, और जब जंगलों में आग लगी थी तो शायद आपको ध्यान होगा कि लगभग 20 करोड़ के आसपास जो जंगली जानवर थे वो समूल आपका यहाँ से क्या हो गए? नष्ट हो गए। तो इसी वजह से आपका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं मेरे से कि भैया एसबीआई का कनेक्शन क्या है इससे? एसबीआई का कनेक्शन ये है कि एसबीआई ने आपका इस प्रोजेक्ट को, ठीक है ना, जो आपका करमाइकल माइन है, करमाइकल खान है, जहाँ से अडानी ग्रुप कोयला निकालेगा, इस प्रोजेक्ट को आपका $1 बिलियन का लोन दिया है। स्टार्टिंग में नहीं कहा था, लेकिन आपका बाद में ये लोन क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। तो अभी हाल ही में जब क्रिकेट मैच हो रहा था तो इस तरीके से एक व्यक्ति ने इस लोन को आपका न देने की इस तरीके से रिक्वेस्ट की ताकि इस मैच के दौरान सभी लोग क्या कर सकें? देख सकें। तो आई होप दोस्तों पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी, क्यों आपका ऑस्ट्रेलिया के लोग विरोध कर रहे हैं और अडानी ग्रुप का क्या रिलेशन है, और साथ में ही आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या रिलेशन है। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा कि वहाँ की जो सरकार है और आपका क्वींसलैंड की जो सरकार है उसका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग आपका जो है बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लगातार लगे हुए हैं। और अडानी ग्रुप ने तो आपका जो है 2 से 3 बिलियन आपका यहाँ पर क्या कर दिया है? खर्च कर दिया। तो इन द फ्यूचर में आपका क्या ये सॉल्यूशन निकल पाता है, या ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे वहाँ के लोगों के द्वारा, विश्व के जो आपका जो है इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है उनके द्वारा भी इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या किया जा रहा है? विरोध कर दिया जा रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत सरकार के किस स्थान पर खतरनाक मार्कोस कमांडो तैनात किए? ये किए गए हैं पेंगोंग लेक लद्दाख में। अब देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे कि आपका थोड़ी सी मध्यस्थता आपका किसके बीच में हो चुकी है? भारत और चाइना के बीच में हो चुकी है, लेकिन आपका ये फाइनली सक्सेस नहीं हो पाई। फिर से आपका चाइना उसी राह पे आ गया है जिस राह पर वो हमेशा चला आता है, ठीक है ना। तो आपका क्या है ये मार्कोस कमांडो क्यों तैनात किए गए हैं, पूरी की पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपका ये देखिए, ये है आपका इंडिया का मैप, ठीक है ना। ये क्या है? इंडिया का मैप है। और इंडिया का जब यूटी में जाते हैं, लद्दाख में, कहाँ जाते हैं हम लोग? लद्दाख में जाते हैं। तो इसी लद्दाख में स्थित है क्या? आपका पेंगोंग लेक, ठीक है ना, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। ये है आपका पेंगोंग लेक, और इसी पेंगोंग लेक में आपका कौन तैनात किए जाएंगे? अभी मार्कोस कमांडोज। कौन तैयार किए जाएंगे? मार्कोस कमांडो। अब ध्यान रखिएगा क्या है ये मार्कोस कमांडो, क्या भूमिका है इनकी, इनको क्यों तैनात किया गया है? दोस्तों ये जो मार्कोस कमांडो हैं ये भारत के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं, और ये इंडियन नेवी की कमांडो है जिन्हें दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ कमांडो में भी शामिल किया जाता है। अब आपने दोस्तों शायद एक कमांडो का नाम सुना होगा, नेवी सील, ठीक है ना। नेवी सील एक कमांडो फोर्सेज है जो है आपका यूएसए की। और आपका जब 9/11 की घटना कहाँ हुई थी? यूएसए में हुई थी। तो इसी 9/11 की घटना
को अंजाम देने वाला था आपका अलकायदा। और जब अलकायदा के आपका जो आतंकवादी थे उनको जो मार गिराने का काम किया था, चाहे यूएसए में या आपका अफगानिस्तान में, ये गिराने का काम किया था नेवी सील कमांडो ने। किसने? नेवी सील कमांडो ने। और ध्यान रखिएगा ओसामा बिन लादेन को भी, ठीक है ना, 2011 में एबटाबाद में जो मारा गया था, ओसामा बिन लादेन को भी इसी मार्कोस कमांडोज के द्वारा क्या किया गया? मारा गया। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी नेवी सील कंपनी को भी कौन ट्रेनिंग देता है? यही मार्कोस आपका कमांडो ट्रेनिंग देते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जैसे हम लोग भारत में देखते हैं ना कि आपका पैरा कमांडोज होते हैं, एनएसजी होते हैं, ठीक है ना। पैरा कमांडो यानी आर्मी के अंदर होते हैं, एयरफोर्स के अंदर गरुड़ कमांडो होते हैं और कुछ एनएसजी कमांडो होते हैं, ठीक है ना, और अन्य कमांडोज भी हैं भारत में। तो इसी तरीके से एक मार्कोस कमांडो है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो मार्कोस कमांडो है भारत की, ये आपका थल में भी सक्षम है, कहने का मतलब आर्मी एरियाज में भी सक्षम है, ठीक है ना, साथ में आपका नेवी में भी सक्षम है और आपका एयरफोर्स में भी आपका सक्षम है। कहने का मतलब आपका ये तीनों क्षेत्रों में क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, सक्षम है, इनके आप अंदर क्या है? एलिजिबिलिटी है, योग्यता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। होता क्या है, इसकी स्थापना 1987 में होती है। इस पॉइंट को याद रखिए। कब होती है? 1987 में होती है। और आपका 1987 में ही ये ऑपरेशन पवन को क्या करते हैं? अंजाम देते हैं। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि आपका श्रीलंका में जो लिट्टे था, लिट्टे का एक टाइम पे क्या था? बहुत ज़्यादा वहाँ पर खौफ था, ठीक है ना। बाद में भारत ने इस लिट्टे को आपका क्या किया? आतंकवादी संगठन भी घोषित किया। कभी पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा जो श्रीलंका और भारत का जो रिलेशन था वो किस तरीके से बना और ये लिट्टे का जो प्रॉब्लम था इसको कैसे सॉर्ट आउट किया, और उसमें हमने अपने देश के प्रधानमंत्री यानी राजीव गांधी को भी खोया था। तो ध्यान रखिएगा, जो ये ऑपरेशन पवन था, श्रीलंका में जब लिट्टे का सफाया भारत ने किया था तो उस समय आपका ऑपरेशन पवन इसी मार्कोस कमांडो के द्वारा चलाया गया था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हुआ क्या, श्रीलंका के दो बहुत ही फेमस पोर्ट हैं। एक का नाम है जाफना, क्या नाम है? जाफना। और दूसरा का नाम है ट्रिंकोमाली। जब ये जाफना और ट्रिंकोमाली पर आपका लिट्टे के द्वारा, जो एक आतंकवादी संगठन माना जाता है भारत के अनुसार, उसने आपका क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। तो भारत के जो मार्कोस कमांडो थे ये 12 किलोमीटर समुद्र के नीचे से, क्योंकि आपका ज़मीन पर भी कब्जा कर दिया था इनके जाफना और ट्रिंकोमाली, और साथ में आपका जो है हवाई में भी आपका इनका क्या हो चुका था? कंट्रोल हो चुका था। यानी आसमान और ज़मीन पे तो कंट्रोल था। एक जगह बची थी जहां से मार्कोस कमांडो क्या कर सकती थी? आपका इनको कंट्रोल कर सकती थी, इन पर आपका नियंत्रण कर सकती थी। तो होता क्या है कि ये 12 किलोमीटर समुद्र के रास्ते से, ठीक है ना, और ऐसा नहीं कि ऊपर से आपका जो है जाते हैं, बिल्कुल नीचे से, पानी के नीचे से, ताकि किसी को पता न लगे। और 12 किलोमीटर आपका जो है तैरते हुए ये क्या करते हैं? आपका जाफना और ट्रिंकोमाली में जाते हैं और जो लिट्टे ने वहाँ पर कंट्रोल किया था उनको ध्वस्त करके फिर आपका वहाँ पर ट्रिंकोमाली और जाफना को लिट्टे से क्या करते हैं? आज़ाद करते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही खतरनाक आपका यहाँ पर क्या किया था? इन्होंने एक अभियान चलाया था। साथ में दोस्तों आपको याद हो, एक मिशन चलाया था ब्लैक टार्नेडो। क्या चलाया था? ब्लैक टार्नेडो। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। ये जो ब्लैक टॉर्नेडो था, ये आपका जब मुंबई में 26/11 की घटना हुई थी, जिसकी हमने बहुत कुछ दिन पहले चर्चा की थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये 26/11/2018 की जो मुंबई आतंकी हमला होता है, इसमें भी मार्कोस कमांडोज ने ब्लैक टार्नेडो अभियान से आतंकवादियों को क्या किया था? खत्म किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत की बहुत ही आपका जो है खतरनाक क्या है? कमांडोज है। और इसने विभिन्न आपका जो है समय पर भारत को क्या किया है? यानी सिक्योर किया है, भारत की रक्षा की है। तो दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट याद रखिएगा। और इनका जो मोटो है वो है आपका द
फियरलेस, ठीक है ना। इनका मोटो क्या है, द फ्यू द फियरलेस। तो इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। इनकी जो चयन की प्रक्रिया होती है बहुत ही आपका टिपिकल होती है। आपका 1000 सैनिकों में से एक का चयन होता है और जो 20 साल के आपका उम्र के सैनिक होते हैं जो आपका नेवी में जाते हैं उन्हीं का आपका इसमें क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। और ध्यान रखिएगा लगभग 3 साल की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले 20 साल में जब इनका चयन होता है तो 5 आपका सप्ताह का वीक का टेस्ट होता है। फिर वो 5 वीक में जो आपका सफल हो जाता है उनको 3 साल की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और 800 मीटर कीचड़ की आपका जो है इनकी दौड़ होती है, घुटने घुटने तक कीचड़ होता है। और फिर आपका जो है इनका हेलो टेस्ट होता है जिसमें आपका जो है यानी 13 किलोमीटर की ऊंचाई से इनको फिर कुदाया जाता है और पैराशूट भी लगभग ज़मीन पे पहुंचने पर ही खोला जाता है। फिर हाहो टेस्ट होता है, तुरंत पैराशूट खोलने की इसमें इजाज़त होती है। फिर आपका एक लंबे आपका जो है ट्रेनिंग के बाद, बहुत ही मजबूत ट्रेनिंग के बाद फिर आपका इनको तैनात किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही आपका जो है जो मार्कोस कमांडो होते हैं मजबूत होते हैं और ये आपका हमारी भारतीय कहने का मतलब सेना के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, ठीक है ना। आर्मी के लिए बहुत गर्व की बात है, नेवी के लिए भी गर्व की बात है कि ये आपका जो है तीनों जगह क्या है, सक्षम है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। अभी आपका मैंने कुछ दिन पहले आपको इस तरीके से एक विवाद को समझाया था, आई हो आपको ध्यान हो। तो यहीं पर आपका जो 2 और 8 फिंगर है इसको लेकर सहमति बनी थी, लेकिन फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो आपका यहीं पर भारत ने क्या कर दिया है, मार्कोस कमांडो को तैनात कर दिया है। तो आई होप दोस्तों सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चाओं में भी है। हाल ही में आईएसओ प्रमाणित शहरों की सूची जारी हुई। आईएसओ 9001 आपका रेशियो 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बना। ये बना है भुवनेश्वर, उड़ीसा। कौन सा बना है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, भुवनेश्वर, उड़ीसा। अब इसे आपका जो है क्यों दिया गया है, क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों इसने आपका एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया है। और वो महत्वपूर्ण काम किया है आपका सेप्टिक टैंक और टॉयलेट के मैनेजमेंट में। किसमें, सेप्टिक टैंक और टॉयलेट के मैनेजमेंट में आपका भुवनेश्वर ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। इसीलिए आपको इसको आईएसओ प्रमाणित शहर मिला है, ठीक है ना। इस पॉइंट को रखिएगा, ध्यान से रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में रोशनी अधिनियम खबरों में था। यह किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? यह है आपका जम्मू एंड कश्मीर से। अब क्या है रोशनी एक्ट, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका 2001 में ये रोशनी एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था, 2001 में एक्ट लाया गया था। अब हुआ क्या, कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो ज़मीन पर यहाँ पर क्या किया गया था, कब्जा किया गया था, ठीक है ना। तो उसमें सरकार ने ये कहा कि आप क्या करिए, इन ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन करिए और आपको एक निश्चित राशि क्या करनी होगी, जम्मू कश्मीर सरकार को देनी होगी, जिसमें वो राज्य के रूप में था। अभी तो आपका यूटी के रूप में है और उस समय आपका फारूक अब्दुल्ला यहाँ के क्या थे, मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। तो इसके तहत आपका जम्मू कश्मीर में जो आदिवासी थे, आदिवासियों को ज़मीन आवंटित की गई, ठीक है ना। जो गरीब तबके से थे, बहुत गरीब थे, जिनको नहीं था, ठीक है ना, ये आपका इस एक्ट में लिखा गया, ठीक। तो इस एक्ट में जब फारूक अब्दुल्ला के द्वारा ज़मीन दिया गया तो इसी एक्ट में आपका जो अवैध ज़मीन थे उनमें ये कहा गया कि ठीक है हम मान लेते हैं आपका यहाँ पर मालिकाना हक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना होगा, कुछ पैसे प्रोवाइड करने होंगे, कुछ पैसे देने होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ कि इन्होंने एक लक्ष्य रखा कि इन पैसों से हम लोग 25,000 करोड़ रुपये क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे और इसमें आपका जो 25,000 करोड़ रुपये एकत्रित होंगे उससे हम आपका पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना, और उससे बिजली उत्पादन करेंगे और जो बिजली उत्पादन होगा वो लोगों में क्या किया जाएगा, आवंटित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बिजली मतलब रोशनी, ठीक है ना। तो रोशनी एक्ट इसीलिए इसका नाम दिया गया। अब आपका ये चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि सरकार ने अभी आरोप लगाया, यानी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का ये कहना है कि इस एक्ट के जरिए अवैध तरीके से गलत लोगों के हाथों में आपका जमीन गई है, जिससे आपका जमीन का क्या हुआ है, दुरुपयोग हुआ है। क्योंकि इस एक्ट को 2018 में सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के क्या थे, आपका राज्यपाल थे, इन्होंने इस एक्ट को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अभी आपका इस एक्ट को खारिज कर दिया गया है और आपका रोशनी एक्ट के तहत जो आवंटित की गई थी जमीनें, उसमें सरकार का ये कहना है कि आपका इसमें अवैध तरीके से गलत लोगों के हाथों में क्या गई है, जमीन गई है। तो ये सारे के सारे पॉइंट दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिए। अगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो श्रीनगर है, शीतकालीन राजधानी है आपका जम्मू,
राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, ठीक है ना। गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के पहले आपका क्या थे, उपराज्यपाल थे, क्योंकि जब आपका 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और आपका धारा 35A को ख़त्म कर दिया गया था, तो उसके बाद आपका 31 अक्टूबर, ठीक है ना, इस डेट को याद रखेगा, 19 जो कह रहा हूँ 31 अक्टूबर 2019 को ये आपका एक यूटी बना। यूटी मीन्स केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ। कौन? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। क्योंकि 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन आपका हमारे देश के पहले गृह मंत्री, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम पर अभी आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है गुजरात, ठीक है ना, कहाँ पर, साधु द्वीप पर, केवड़िया में, जो आपका 182 मीटर क्या है, ऊंचा है। तो इनकी जयंती के अवसर पर ही हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। तो इसी दिन आपका क्या किया था कि जम्मू कश्मीर को एक यूटी घोषित कर दिया कि, तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। तो उसके बाद यहाँ के जो पहले राज्यपाल बने थे वो बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल है। कहने का मतलब आपका भारत के कैग हैं। क्या है? भारत के कैग हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इस पॉइंट को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन के स्वयंसेवक ने टीके के दुष्प्रभाव के कारण मुआवजे के रूप में 5 करोड़ की मांग की है? दोस्तों ये जो आपका स्वयंसेवक होता है ये तमिलनाडु का होता है, ठीक है ना। एक्चुअली में एक कोविशील्ड है, ठीक है ना, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, ठीक, और आपका ये काफ़ी चर्चाओं में भी था, ठीक है ना। जब कोविशील्ड को आपका बनाने की मांग की जाती है, ठीक है ना, तो वैक्सीन के रूप में, तो आपका ये जो कंपनी होती है वो कुछ स्वयंसेवक लेकर आती है, क्योंकि इसमें 3 फेज में क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, अभी ये आरोप लगाते हैं, जो स्वयंसेवक होते हैं वो आरोप लगाते हैं कि भैया मैं जो ये टीका है, टीके के दुष्प्रभाव के कारण, साइड इफेक्ट के कारण मैं क्या हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, इसीलिए आपका मैं किस पर, कोविशील्ड पर आपका मुआवजा 5 करोड़ का ठोकता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे में आपका ये काफ़ी चर्चाओं में था, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। कल ही आपका मोदी जी ने जहाँ जहाँ भी भारत में क्या बन रहा था, आपका वैक्सीन बन रही थी, वहाँ की यात्रा की है। अब इन पॉइंट को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कोविशील्ड एक्चुअली में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जा रहा है। कोवैक्सीन ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया, ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जा रहा है, जबकि जाइकोस डी आपका जाइकस कैडिला नामक आपका कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। इन सारे पॉइंट को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका कोविशील्ड की वैक्सीन जो आई होप सक्सेस होगी, तो आपका इन द फ्यूचर आपका कहीं ना कहीं मार्केट में आएगी, और उम्मीद करते हैं कि सक्सेस होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में लक्षित दिवस मनाया गया? ये मनाया गया असम में, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो असम के बारे में जानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, राज्यपाल है जगदीश मुखी, और प्रमुख नेशनल पार्क मानस और काजीरंगा। बहुत बार बता चुका हूँ, काजीरंगा एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों ये लक्षित दिवस क्यों मनाया जाता है और क्या है इसकी पूरी की पूरी कहानी, सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा दोस्तों, मुगल शासक होते हैं औरंगजेब। क्या होते हैं? मुगल शासक औरंगजेब, ठीक है ना। अब ये जो औरंगजेब होते हैं ये आपका 1667 में, कब? 1667 में आपका असम पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा जयसिंह होते हैं जयपुर के, ठीक है ना। इसी राजा जयसिंह के पुत्र होते हैं राम सिंह। इस राम सिंह को क्या करते हैं, 1667 में असम पर विजय प्राप्त करने के लिए जो औरंगजेब होता है मुगल शासक, वो आपका सेना लेकर एक अभियान भेजता है, ठीक है ना। उस समय आपका असम में अहोम राजवंश का शासन था। किस राजवंश का? अहोम राजवंश का शासन था। और इसी अहोम राजवंश का जो सेनापति होता है उसका नाम होता है आपका लचित बोरफुकन, ठीक है ना। कौन होता है? लचित बोरफुकन। क्या नाम होता है? लचित बोरफुकन। ये है आपका लचित बोरफुकन। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आपका ये लचित बोरफुकन आपका किसका नेतृत्व करते हैं? अहोम वंश का, ठीक है ना। और यहाँ से जो मिर्जा जयसिंह के पुत्र होते हैं राम सिंह, यानी औरंगजेब के सेनापति के रूप में यहाँ पर जाते हैं।
होता क्या है कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत भीषण युद्ध होता है 1671 में, यानी 1771 में बहुत ही खतरनाक क्या होता है, युद्ध होता है। कब होता है, माफ करिएगा दोस्तों, 1671 में आपका औरंगजेब की सेना और आपका लचित बोरपुखम के आपका नेतृत्व में जो अहोम वंश का आपका सेनापति था, इनके बीच में जबरदस्त क्या होता है, युद्ध होता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर होता है और यहाँ औरंगजेब की सेना को जो आपका लचित बोरपुखम होता है वो क्या कर देता है, हरा देता है। और इसे आपका 1971 के सरायगढ़ युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा, 1971 के सरायगढ़ युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें औरंगजेब की सेना को अहोम वंश के सेनापति लचित बोरपुखम के द्वारा हरा दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों असम में 24 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 2017 से यानी 2017 से ये पूरे भारत में आपका लचित दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आई होप दोस्तों सारी की सारी बातें आपको समझ में आएगी। और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, होता क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है एनडीए, ठीक है ना, 12th पास के बाद आपका जो है इसमें भर्ती होते हैं और उसके बाद लेफ्टिनेंट बनते हैं। तो आपका इसमें जो पासिंग आउट परेड होती है, ठीक है ना, उसमें जो पूरा का पूरा आपका पूरे साल की जो इनकी ट्रेनिंग होती है उसमें जो शानदार परफॉर्मेंस करता है उसको आपका लचित बोरपुखम अवार्ड मिलता है। क्या मिलता है, आपका लचित बोरपुखम अवार्ड से उस कैडेट को आपका क्या किया जाता है, नवाजा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 1999 से इसकी शुरुआत होती है। इस पॉइंट को भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा। तो ये था पूरी की पूरी कहानी लचित बोरपुखम के बारे में, लचित दिवस के बारे में। इसको दोस्तों आपको ज़रूर नोट कर लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में 93वें ऑस्कर पुरस्कार, जिसकी हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, लघु फिल्म यानी शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में भारत के किस फिल्म को भेजा है, ये भेजा है दोस्तों सेमलेस। ये 15 मिनट की मूवीज है जिसके आपका डायरेक्टर हैं कीथ गोम्स। दोस्तों नोट कर लीजिएगा। और अभी हमने कुछ दिन पहले जल्लीकट्टू का भी पढ़ा था, उसके डायरेक्टर थे लिजो जोन्स, ठीक है ना। जल्लीकट्टू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, आपका तमिलनाडु में, ठीक। तो ये आपका यानी कंप्लीट फिल्म जो भेजी गई है, नामित की गई है, वो तो है आपका जल्लीकट्टू। और जो शॉर्ट फिल्म भारत के द्वारा 93वें ऑस्कर जो पुरस्कार समारोह आयोजित होने वाला है उसमें आपका सेमलेस को भेजा, जिसके डायरेक्टर हैं कीथ गोम्स। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये है आपका इनके डायरेक्टर। और इस तरीके से आपका यानी इसका कवर जो पिक है सेमलेस पिक का, जिसे अभी कहाँ नामित किया गया, शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर में, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में जारी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त शहर है संघाई चीन। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2019 में दुनिया का जो सबसे व्यस्त शहर था वो था आपका लंदन। और अभी आपका जो कोविड-19 हुआ है उसके बाद यहाँ पर आवाजाही बहुत कम हुई है, तो इसीलिए अब कौन बन गया है आपका संघाई, क्योंकि संघाई में कुल मिला के कोविड-19 पे कंट्रोल पा लिया गया है चीन के द्वारा। तो यहाँ आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं चाइना वाले। तो इसी वजह से आपका इसका क्या हुआ है, पहला स्थान संघाई को मिल गया है अब आपका दुनिया के सबसे व्यस्त शहर में। तो इस पॉइंट को दोस्तों अच्छे से याद रखेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में किस राज्य के परिवहन निगम ने आर्ट गैलरी बनाने की योजना प्रस्तुत की है, ये है आपका पश्चिम बंगाल ने। अब दोस्तों ये आपको तस्वीर दिख रही होगी, ये आपका आर्ट गैलरी एक बस में बनाएगी, चलता फिरता आपका एक आर्ट गैलरी होगा, जिसके अंदर दोस्तों एक लाइब्रेरी होगी और डिफरेंट टाइप के आर्ट बनाए होंगे। इसका मकसद है कि आपका जो है कला को क्या करना, प्रमोट करना, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ का आपका कल्चर है, वहाँ का जो नेचर है, उसको इसके द्वारा क्या करना, ड्रॉ करना और साथ में आपका इसको प्रोत्साहन देना, ठीक है ना, और साथ में प्रदर्शन करना। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका पश्चिम बंगाल की
सरकार ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। अगर बात करें आपका पश्चिम बंगाल की, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा भारत में जो सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ठीक है ना। आपको याद होगा लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है ना। तो आपका जो है वो सर्वप्रथम कोलकाता में ही होती है। दिल्ली से पहले आपका जो है कलकत्ता भारत की राजधानी थी, यानी 1911 में आपका जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आते हैं तो उसी समय घोषणा होती है, ठीक है ना। और 1912 में दिल्ली आपका जो है भारत की राजधानी बनती है। तो कहने का मतलब 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कोलकाता थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। बंगाल में 1757 का जो बहुत ही फेमस युद्ध होता है बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध, ये भी आपका कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में ही होता है। इसको याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, यहाँ की एक बहुत ही फेमस चाय है जिसे दार्जिलिंग चाय के नाम से जानते हैं। ये आपका भारत का जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला था, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। सुंदरवन नेशनल पार्क, और ये आपका कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। गोरुमारा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। और ध्यान रखिएगा विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन, वो भी कहाँ है दोस्तों, इसी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये जो सुंदरवन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर। किसके लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर। बहुत बार आपका ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज की सभी करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई करंट अफेयर्स न्यूज लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।